नर्मदे। मैं अक्षय बड़ोले, महासचिव अखिल भारतीय नारमदी ब्राह्मण युवा महासभा, आप सभी का यूट्यूब चैनल नर्मदा प्रखर का यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय श्री शैलेन पारे जी, जो हमारे समाज में नारमदी ब्राह्मण समाज में नर्मदा प्रखर के संपादक हैं, उनके द्वारा एक पहल का आयोजन किया गया जिसमें हम समाज के ऐसे वरिष्ठ जन जिन्होंने नारमदी ब्राह्मण समाज को अपना एक पूरा जीवन काल दिया, अब समाज से जुड़े, समाज की हर तरह से मदद करी, अपना आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग हमेशा हर कदम समाज के लिए रखा। ऐसे व्यक्तियों का समाज के प्रति क्या सोच, क्या लगन, क्या वो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, वो हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। आज हम मल्लेश्वर इकाई के पूर्व अध्यक्ष श्री विजय बड़ोले जी, जो वर्तमान में महासभा अखिल भारतीय महासभा में कार्यकारिणी सदस्य भी है, उनके विचार जानेंगे कि समाज कैसा हो, क्या युवाओं की जनभागीदारी हो, क्या स्थानीय समाज के पदाधिकारियों का युवाओं के साथ में लेकर, स्थानीय सदस्यों को साथ लेकर कैसा सामंजस्य स्थापित हो और समाज के प्रति क्या उनकी सोच है, समाज कैसे उन्नतशील हो। हम उनके विचार जानने के लिए आज मल्लेश्वर में उपस्थित हैं। आदरणीय विजय बड़ोले जी से आगे हम उनके मन की बात जानना चाहेंगे। दादा, आप शुरू कर सकते हैं। नारमदी ब्राह्मण समाज के समस्त आत्मीय स्वजन सभी को नर्मदे है। सर्वप्रथम श्री शैलेन पारे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा प्रखर के माध्यम से समाज में एक अनोखी पहल की उन्होंने शुरुआत की है, बहुत स्वागत है। और उनको ये ऊर्जावान साथी श्री अक्षय बड़ोले जी, संदीप शर्मा जी, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, स्वयं चल कर के कहीं इंटरव्यू लेने की कोशिश की है। ये अपने आप में बड़ी अनोखी पहल है और अच्छे परिणाम देने वाली है। मैं आप सभी से बात की शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि आगामी 16 अक्टूबर को विगत महासभा का चुनाव का सुभाष महोदय जी का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। महासभा के चार्ज जो है वो मार्च 17 में लिया गया था, कार्यकारिणी को बनते एक आध महीना और बीत गया था। इस तरीके से अगली मार्च यानी 21 में लगभग उनका कार्यकाल समाप्त होगा। इन दिनों आगामी महासभा के निर्वाचन के सिलसिले में काफ़ी समाज भर में जागृति आई है, जागरूकता आई है, चहल पहल चल रही है और अपने अपने स्तर से सभी अपनी अपनी सोच के हिसाब से अपने अपने वक्तव्य भी जारी कर रहे हैं। महासभा में कुछ एक उम्मीदवार लोग भी सामने आए हैं। फिलहाल डॉक्टर अनिल पारे साहब और श्री अनिल शर्मा जी, दो कैंडिडेट यहाँ पर मंडली से संपर्क करने पहुँचे हैं। उनसे यहाँ के समाज के सदस्यों ने भी अपनी अपनी बात रखी है, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा वो बात रखी है। निवेदन ये है, समय है अभी, और भी उम्मीदवार आगे आ सकते हैं। सबसे बड़ी आज जो ज़रूरत है समाज को कि एक बहुत ही ज़्यादा समयदानी व्यक्ति की आवश्यकता है, उस ऊर्जावान व्यक्ति की आवश्यकता है जो स्वयं के साधन से, स्वयं के आर्थिक व्यवस्था से समाज के लिए अपना समय भी दे सके। और चूँकि विगत से लेकर के अब 36 इकाइयाँ बन चुकी है अखिल भारतीय स्तर पर, तो इतनी सारी इकाइयों से जीवन संपर्क बनाने के लिए जो व्यक्ति अपना समय दे सके, ऐसे व्यक्ति की नितांत आवश्यकता है। शारीरिक ऊर्जा भी होनी चाहिए, आर्थिक संपन्नता भी होनी चाहिए और समय भी होना चाहिए। तीनों चीज़ें अपने आप में बहुत मुख्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, एकदम क्रांति युग है संचार के माध्यम में। आप एक बात यहाँ रखते हैं और अगले सेकंड में, अगले मिनट में पूरे हिंदुस्तान भर में फैलती है। क्योंकि हमारे समस्त पुराने जितने महासभा अध्यक्ष महोदय हैं, उनका अपना कार्यक्षेत्र एक सीमित था। उस समय में मात्र 11 या 13 इकाइयाँ कार्यरत थी और मिल बैठ करके सब एक दूसरे के समन्वय से ये चीज़ें हुआ करती थी। महासभा अध्यक्ष की मनोनयन भी हो जाया करते थे। दो चीज़ें मुख्य समय आ रही हैं उभर करके। आमतौर पे ये सबका मंतव्य है कि या तो सर्वानुमति से महासभा अध्यक्ष महोदय बनाया जाए।
मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इटारसी सम्मेलन में जो महाअधिवेशन हुआ था उसके खुले अधिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव ये पारित किया गया था कि चूँकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं, राजनीतिक प्रभाव की ज़रूरत पड़ती है। अनेक ऐसे मामले होते हैं छोटी छोटी इकाइयों में, छोटे छोटे गाँवों में, शहरों में, जहाँ समाज के किसी साधारण व्यक्ति को भी राजनीतिक प्रभाव के व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है कि यदि सामंजस्य के साथ राजनीतिक व्यक्तित्व को, जिनकी प्रशासन में पकड़ है और जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे लोगों को महासभा में अध्यक्ष पद पर बिठाया जाए तो पूरे समाज को उसके राजनीतिक प्रभाव का सहयोग मिलता है। ये मान लीजिए आप कि वो सहयोग प्राप्त कर सकता है और किया है। पिछले जितने महासभा अध्यक्ष महोदय हुए हैं, चाहे पीसी शर्मा साहब रहे हों, राजेश डोंगरे साहब रहे हों, सुभाष महोदय जी रहे हों, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र का उन्होंने बराबर समाज के हित में सदुपयोग किया है। मैं उनका आभारी हूँ इस बात के लिए। दूसरी चीज़ बड़ी युवाओं की भागीदारी। चूँकि युवाओं की अलग से एक महासभा है, हम जानते हैं आगामी संविधान में युवाओं के मनोनयन और निर्वाचन पर भी, महिला महासभा के निर्वाचन और मनोनयन पर भी अलग से व्यवस्था दी गई है। तो वो अपना अस्तित्व तो खड़ा करेंगे ही, लेकिन ये बराबर बात समझ में आती है अक्षय बड़ोले जी के द्वारा, या हमारे युवा महासभा अध्यक्ष विश्वदीप महोदय जी से भी मेरी बात हुई है कि निश्चित ही महासभा में भी युवा, थोड़ा सा युवा को हम प्रौढ़ में गिन लें कि कम से कम 50 साल की आयु वर्ग के लोगों को जरूर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन हमारे बुजुर्गों से मिलता रहे और वो आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार हो सकें, आने वाले समय के लिए तैयार हो सकें। जब तक वो समाज की इन गतिविधियों में भीगेंगे नहीं, समाएंगे नहीं, तब तक वो आगे आने वाले कार्यभार को कैसे संभाल सकेंगे। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि कार्य इतना विस्तारित हो गया है, एक बहस का विषय मैंने ये भी देखा कि भाई उस जमाने में 11 की या 21 की कार्यकारिणी हुआ करती थी, आज 51 की हो गई। देखिए साहब, 11 इकाइयों में 11 लोगों की कार्यकारिणी से काम चलता था, लेकिन अब ये मान लीजिए कि अगर भारत भर में 36 इकाइयाँ हो गई है तो कम से कम एक एक इकाई को 2-2 लोगों का प्रतिनिधित्व होना तो आवश्यक है ही। अगर इतना नहीं होगा तो अकेले महासभा अध्यक्ष या उनके 2 महामंत्री क्या कर सकेंगे। आपको मेरा ये निवेदन है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे महासभा अध्यक्ष जो भी बने, उनका एक स्थायी कार्यालय होना चाहिए जहाँ से बराबर संचार व्यवस्था का आदान प्रदान हो सके, लेटर चिट्ठी पत्री का आदान प्रदान हो सके। स्थायी कार्यालय सचिव होना चाहिए जो प्रतिदिन की डाक का बराबर महासभा अध्यक्ष महोदय की या महामंत्री महोदय की जानकारी में ला करके उनका उत्तर दे सके और निरंतर संवाद इकाइयों में बना रह सके। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल 36 नहीं, 200 परिवारों की या 400 लोगों की जनसंख्या, 200 परिवार या 400 से ऊपर की जनसंख्या, इसमें जितनी भी इकाइयाँ बन सकती हिंदुस्तान भर में वो बनाई जानी चाहिए, और वो जितनी बनेंगी उतने ही हमारे समाज में संगठन की क्रांति पैदा होगी। एक थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति रही है कि हमारा जो सामाजिक संगठन का पिरामिड बना है उसका कन्हैया सबसे ऊपर से शुरू हुआ, बेसिकली नीचे से होना था। पिरामिड जब तक नीचे से अच्छी गहरी चौड़ाई लेकर के नहीं चलेगा तब तक ऊपर की हाइट पर नहीं जा सकता, मेरा ऐसा मानना है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा इकाइयाँ बनेंगी, पब्लिक के लोग, सामान्य समाज के लोग जब तक इकाइयों से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा पिरामिड स्थायी और मजबूत नहीं हो सकता। महासभा अध्यक्ष की ताकत, महासभा अध्यक्ष क्या करते हैं? केवल महासभा अध्यक्ष में निर्देश इतना सख्त होना चाहिए कि उनके निर्देश को कोई भी इकाई, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी आश्रम, नारदी ब्राह्मण समाज से रिलेटेड कोई भी संस्था है, उसका प्रभाव उसके तक जाना चाहिए। मेरा ऐसा निवेदन है, ऐसा ही प्रभावशील युवाओं का भी संगठन बने और ऐसा ही प्रभावशील महिलाओं का भी संगठन बने और उस पर इतने प्रभावशाली लोग बैठे, बेशक वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो, जिनके प्रभाव का फायदा समाज को मिल सके, ऐसे लोगों की दरकार है। थैंक यू। आदरणीय दादा, मैं ये जानना चाह रहा था कि स्थानीय इकाई में अध्यक्ष और इकाई सदस्यों और पदाधिकारियों का क्या सामंजस्य आपस में रहना चाहिए कि समाज एकता की ओर और उन्नति की ओर पथ प्रदर्शित हो?
मैं थोड़ा सा इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि अभी जो भी महासभा के उम्मीदवार लोग या प्रत्याशी लोग अपना जनसंपर्क कर रहे हैं इकाइयों में, उनको उनसे निवेदन करना चाहूँगा और स्थानीय इकाई के अध्यक्ष महोदयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब जब भी ऐसे उम्मीदवार या प्रत्याशी लोग आते हैं तो कृपया युवा महासभा के यदि कोई पदाधिकारी हैं या उनके कार्यकर्ता हैं जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको भी सूचित करके उनको भी आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि महासभा की आगामी गतिविधियां क्या चल रही है इससे वो वाकिफ हो सकें। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि ये जो युवा हैं ये आगामी आने वाले समय में महासभा के लिए या समाज के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद ही साबित होंगे। उनको दूर रख करके हम उनका फायदा नहीं ले सकते। ये सही है कि समाज की वास्तविक सेवा जाजम बिछाने से शुरू होती है, पत्तल परोसने से शुरू होती है, दोने उठाने से शुरू होती है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ते क्रम में ऊपर ले जाने का दायित्व भी स्थानीय इकाई का, स्थानीय समाज का होता है। तो उन लोगों को भी बराबर आमंत्रित किया जाना चाहिए और उम्मीदवार लोगों से भी मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़ करके कि जहाँ भी संपर्क करने जाएं कोशिश करें कि वहाँ के युवा पदाधिकारी या वहाँ युवा कार्यकर्ता या युवा कार्यकारिणी है उन लोगों को उसके 2-4-5 पदाधिकारियों को अवश्य बुलाएं और उनको अपनी बात जरूर उनके तक पहुंचाएं। आदरणीय दादा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि समाज में युवा एक तरीके से रूठ रहा है, मतलब या तो आता नहीं है किसी कार्यक्रम में बुलाने पे, या आना पसंद नहीं करते, या उनके पास समय नहीं रहता। तो क्या किया जाए कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा समाज से जुड़े? आज का युवा अगर नहीं जुड़ेगा तो कल समाज का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मेरा एक प्रश्न। बिल्कुल सही है आपका कहना और आगामी भविष्य जो युवाओं पे ही टिका हुआ है। हमारे पास आज तक जो भी लोग मतलब पिछले महासभा का उदाहरण देखें तो लगभग 50, 60, 65, 70 साल तक के बुजुर्गों ने समाज को अपने तन मन धन की सेवाएं दी है, महासभा अध्यक्ष पर विराजमान हुए हैं। आगे आने वाली पीढ़ी में हमको थोड़ा सा इससे कम आयु वर्ग में लेकर के 50, 55, 60 साल के लोगों को लेना ही होगा और उनको सही मार्गदर्शन तभी मिलेगा जब हम आज से उनको जोड़ करके साथ में चलेंगे। और युवाओं के साथ साथ युवतियों को भी अवसर मिलना चाहिए। अगर युवा कार्यकारिणी बन रही है तो उसमें युवतियों का भी समान कम से कम नहीं 50 से 33% उसकी भागीदारी ज़रूर होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। दादा, हमने देखा है कि जैसे जैसे महासभा के चुनाव नज़दीक आते जाते हैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणियाँ काफ़ी शुरू हो जाती है, या बातचीत में लोग इतने क्रोध में आ जाते हैं, या अपनी बात रखने में विषय पर जो बहस होती है उसमें व्यक्तिगत हो जाता है। तो आपका कोई संदेश उनके लिए? भाई देखिए, ये बड़ा महत्वाकांक्षी विषय है और आधुनिक संचार क्रांति के युग में, आर्थिक संपन्नता के युग में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि विगत 10 या 15 सालों में नामदी ब्राह्मण समाज में आर्थिक उन्नति भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। बहुत सक्षम लोग हुए हैं, बहुत सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था हुई है। फिर भी युवाओं की जो अपनी आप में मजबूरी है वो ये है कि आज बेरोजगारी इस हद तक है कि युवाओं को वो अपनी दिशा से भटकने की स्थिति में है कि कहीं उनको लक्ष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। तब तमाम प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई है, खासतौर पे 6-7 महीने से 7 महीने से लॉकडाउन होने के उसमें तो युवा जो दिग्भ्रमित है। तो पहली उसकी चिंता जो होती है उसका अपना घर परिवार और अगले शादी ब्याह ये वो पैकेज वगैरह सारी चीज़ें ये है। इनको समाज को साथ बैठ करके इनके लिए मार्गदर्शन करना होगा। समाज के जितने प्रतिष्ठित लोग हैं, मेरा ऐसा कहना है कि महासभा अध्यक्ष जी को आगामी जो भी बन पाएँ उनको इन चीज़ों पर सारी को दृष्टिगत रखते हुए तमाम तरह के प्रकोष्ठ का निर्माण करना चाहिए। उदाहरण के लिए विगत सुभाष जी के कार्यकाल में गुजरात इकाई में आदरणीय कात्यायनी जी को जो जनगणना का प्रकोष्ठ का प्रमुख बनाया गया था, बहुत ही सुंदर और सॉलिड तरीके से उन्होंने काम किया और आज परिणाम ये है वो चीज़ बाहर पटल पे भले ही नहीं आ पा रही हो, लेकिन हमको ज्ञात है कि हमने सारी इकाइयों ने लगभग सबने जनगणना की है और जनगणना की एक कॉपी महासभा को भी सौंपी है, उनके कार्यालय में, और एक कॉपी इकाइयों में भी है। सवाल ये है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।